स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति का अंतिम भाग यानी कि फ्रांस की क्रांति पार्ट 5। देखिए, फ्रांस की वो 9th क्लास में 4 पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकों में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वाली पुस्तक। हिस्ट्री वाली पुस्तक का पहला लेसन पढ़ रहे हैं हम, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को हमने 5 भागों में बांट दिया और 5 भागों में बांटने के बाद में फिर ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है। अब तक आप फ्रांस की क्रांति के 4 वीडियो देख चुके हो और ये जो है अंतिम वीडियो है, यानी कि पहले लेसन का अंतिम भाग है अभी। तो फ्रांस की क्रांति पार्ट 5। यहाँ पर एक चौथा पॉइंट है बनता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? ये पॉइंट आ रहा है आपका एक। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। हम आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत देखिए, जब ऑस्ट्रिया और प्रशा से युद्ध करने के लिए जब यहाँ की सेना गई तो परिवार का खर्चा चलाने की, परिवार की जीविका निर्वाह करने की जो जिम्मेदारी बनी वो महिलाओं की बनी। महिलाओं ने इसको बखूबी अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद में जब उन्होंने देखा नई 1791 ईस्वी में फ्रांस का जो संविधान है वो संविधान बनकर तैयार हुआ। फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, लेकिन इस प्रारूप के अंतर्गत फ्रांस की जनता को 2 भागों में बांटा गया। एक तो है सक्रिय नागरिक और एक था निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक के अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, उन्हें मत देने का अधिकार था। मत देने का अधिकार था, यानी कि सक्रिय नागरिकों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। कब? 1791 में, जब फ्रांस का संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उसमें इन चीजों को सम्मिलित किया गया। फ्रांस की जनता को 2 भागों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक में कौन लोग शामिल थे? ऐसे पुरुष जो कर नहीं देते हैं, वो पुरुष शामिल थे। ऐसे पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी और समस्त महिलाएं इसमें शामिल थी और बच्चे भी इसमें शामिल थे। कहने का मतलब यह है कि वे लोग जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था उसमें थे ऐसे पुरुष जो कर नहीं देते थे, ऐसे पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी और समस्त महिलाएं और समस्त बच्चे। यहां सबसे बड़ी समस्या ये थी, महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर और पुरुषों का साथ दिया फ्रांस में। बावजूद इसके महिलाओं को 1791 के संविधान के प्रारूप में कोई उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया और इसी कारण फ्रांस में कई सारे महिला क्लब बने और इन महिला क्लबों ने सरकार से मांग रखी कि महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। महिलाओं को भी वो अधिकार दिए जाना चाहिए, क्योंकि अब तक महिलाओं को केवल घर गृहस्थी के काम के लिए ही माना जाता था। परिवार के कार्य करना, सिलाई करना, बुनाई करना, टोकरी बनाना, फूल बनाना, सब्जी बेचना, सब्जी उगाना, खेती करना, मेहनत मजदूरी करना,
महिलाओं के काम को केवल वही काम वो उनके लिए निर्धारित था वो काम। यहां तक की स्थिति ये थी कि महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था। फ्रांस में केवल अमीर घर की जो महिलाएं होती थी, कुलीन वर्ग की, उन्हें ही पढ़ने दिया जाता था, कॉन्वेंट में पढ़ने दिया जाता था उन्हें, और या फिर मध्यम वर्ग की कुछ महिलाएं जो हैं वही पढ़ा करती थी। जो पैसे वाले लोग थे केवल उन्हीं की बच्चियां जो होती थी वो पढ़ती थी। लेकिन महिला क्लबों के माध्यम से सरकार के समक्ष इन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिसके बाद में समस्त फ्रांस में महिला शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। और इसके पश्चात विवाह को स्वैच्छिक अनुबंध, महिलाओं की इच्छा के बगैर उनके माता पिता उनकी शादी नहीं कर सकते थे। अब महिला की जब इच्छा होगी, जिससे इच्छा होगी तभी वो शादी कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते शादी। पहले ऐसा हुआ करता था कि माता पिता ने किसी भी बुढ़े आदमी से शादी कर दी, कैसे भी आदमी से शादी कर दी, चाहे लड़की की इच्छा नहीं है फिर भी उसको जबरन शादी करवा दिया जाता था। तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, और था भी तो केवल पुरुषों को था। पुरुष जब चाहेगा जब किसी भी महिला से तलाक ले सकता था। लेकिन इस क्रांति के बाद में, महिला क्रांति के बाद में, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो क्रांति हुई महिला क्लब के माध्यम से, उसके पश्चात उनको ये अधिकार मिले, शिक्षा, महिला शिक्षा को अनिवार्य किया गया, विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, तलाक को मान्यता दी गई, और तलाक के लिए आवेदन, अब तलाक आवेदन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन होने लगा, महिलाओं को भी संपत्ति की अधिकारी माना गया। ये सारे जो अधिकार हैं वो तभी प्राप्त हुए जब महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई तब। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, यस, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए, यूरोपियन देशों ने कई छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, और इन उपनिवेशों में उन्होंने चाय, कॉफी और नील इनकी खेती की। अब इनकी खेती के लिए उनको श्रमिकों की आवश्यकता थी, और श्रमिक जो है वो यहां से आने से मना कर रहे थे। और जब मना कर रहे थे तो फिर यूरोपीय देशों का, यूरोप, कैरेबियन, अफ्रीकी, इन देशों के मध्य दास व्यापार चला। मजदूरों को खरीदने का व्यापार, दास व्यापार, जिसके अंतर्गत किसी भी मजदूर को एक निश्चित राशि दे दी जाती थी, और फिर 24 घंटे उससे जो चाहे मालिक काम कराता था। ये था दास व्यापार। यहां जो दास व्यापार है, ये दास व्यापार फ्रांस में भी हुआ, क्योंकि जब पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई, चारों तरफ त्राही मचने लगी, गरीबों की संख्या बढ़ने लगी, ऐसी स्थिति में जो सरकार थी वो सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ रही। लुईस 16वें के शासनकाल में गरीब लोग जो थे, वो गरीब लोग जो हैं वो उनको काम करने के लिए जाना पड़ा दूसरे देशों में। यहां देखो, यूरोप में ही आ रहा फ्रांस में से भी गए थे मजदूर, यानी कि श्रमिक, दास बनकर दूसरे स्थानों पर, जहां उनको अधिक से अधिक काम करवाया जाता था, कम से कम पैसा और कम से कम उनको भोजन दिया जाता था, शोषण होता था उनका। और इसी शोषण को, ये शोषण दूर हुआ कब? जब फ्रांस में सरकार बनी,
किसकी? रॉबेस्पियर की। रॉबेस्पियर की सरकार बनी। ये रॉबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब उनका नेता था ये, जो शासक बना। और शासक बनने के बाद में रॉबेस्पियर ने 1794 ईस्वी में, देखो ये खुद जो था वो निम्न वर्ग से था। इसने 1794 ईस्वी में फ्रांस में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और इसके पश्चात 1794 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1794 में रॉबेस्पियर के अंतर्गत फ्रांस में रॉबेस्पियर की सरकार के अंतर्गत जो विधायिका थी कन्वेंशन, जिसे पहले नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था, जिसका कार्य था ये थी विधायिका। और विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। इसने कानून बनाया था और कानून ये बनाया था दास प्रथा को समाप्त किया जाए। ये किया था 1794 में। आपके लिए ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है दास प्रथा का उन्मूलन, तो दास प्रथा का उन्मूलन 1794 में कन्वेंशन, जो एक विधायिका थी फ्रांस की, जिसका शासक था उस समय शासक था रॉबेस्पियर, उसके शासनकाल में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये हो गया, ये वाला चल रहा है अपना क्रांति और रोजाना की जिंदगी। देखो क्रांति के साथ साथ इस क्रांति को जो हवा मिली, इस क्रांति को जो जनसंचार मिला, वो मिला मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। और ये पत्र पत्रिका, लेख, अखबार, ये जो प्रिंट मीडिया थी, ये अपना काम बखूबी तभी कर पाई जब यहां पर एक कानून बना। और वो कानून था सेंसरशिप की समाप्ति। क्या था भाई ये कानून? देखो सेंसरशिप जो था, ये कानून लुईस 16वें के शासनकाल तक ही रहा। लुईस 16वें के शासनकाल में या लुईस 16वें के शासनकाल तक फ्रांस में यदि कोई भी लेखक या कोई भी पत्रकार या कोई भी कवि या कोई भी लेखक अपनी चीज को, अपने विचारों की अभिव्यक्ति पत्र पत्रिका या अखबार के माध्यम से करना चाहता है, तो वो पहले जो उसके जो सम्राट था, सम्राट की सेंसरशिप को वो अपने लेखों को बताए। सम्राट की सेंसरशिप फिर देखेगी कि ये कहीं राजा के खिलाफ तो नहीं है इनकी लिखी चीजें। अगर राजा के खिलाफ लिखी हुई चीजें होती थी तो उनको छपने नहीं दिया जाता था। लेकिन फ्रांस में लुईस 16वें के शासनकाल के बाद ये कानून पारित हुआ, सेंसरशिप की समाप्ति। और सेंसरशिप की समाप्ति के पश्चात इन लोगों में एक नई जन चेतना जागृत हुई। लोगों को नए नए विचार पढ़ने सुनने को मिले। जो लोग अनपढ़ थे, उन अनपढ़ों को भी नए विचारों की अनुभूति हुई, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो अखबारों को, किताबों को, पत्र पत्रिकाओं को वो अनपढ़ों को के सामने जोर जोर से बोलकर सुनाते थे, जिससे उनको ये लगता था कि एक नई विचारधारा आनी चाहिए हमारे देश में भी। और ये जो पुरानी परंपराएं हैं, इन पुरानी परंपराओं का अंत होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल हुआ जब ये कानून आया, सेंसरशिप की समाप्ति वाला कानून। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सोशल जो मॉन्टेस्क्यू के विचार थे या फिर रूसो के विचार थे। रूसो ने देवीय सिद्धांत की अवहेलना की थी कि राजा को एक देवीय शक्ति के रूप में नहीं मानना चाहिए। अब तक राजा के जो सिद्धांत थे, राजा के नियम थे, जनता उनका एक ईश्वरीय तुल्य की तरह उनका
स्वागत करती थी, उनको मानती थी। लेकिन लॉक ने, रूसो ने इन चीज को नकार दिया अपने लेखों के माध्यम से। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में एक सिद्धांत दे दिया कि राजा के पास में 3 प्रकार की शक्तियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर सत्ता की 3 अलग-अलग शक्तियां होनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। जिस इन लेखों को लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर एक परिवर्तन की लहर जागृत हुई और यही परिवर्तन क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। ये क्रांति रोजाना की जिंदगी थी। लोग पढ़ के सुनाते थे उन लेखकों के विचारों को, अखबारों को पढ़ के सुनाते थे, जिससे लोगों में एक नई जन चेतना का संचार हुआ। और इसके पश्चात देखो, जब आपको बताया गया कि डायरेक्टरी का जो शासन था, डायरेक्टरी के रॉबेस्पियर का शासन काल के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था आतंकराज, ये था रॉबेस्पियर का शासनकाल, जिसके अंतर्गत चर्चों को बंद करवा दिया गया, बैराक बना दी गई और कई तरह के ऐसे कार्य हुए जिससे जो फ्रांस की जनता थी, जो उन्हें कभी अपना नेता मानती थी, उनके विचारों पर चलती थी, अब वही त्राही करने लगे जो रॉबेस्पियर के जो सानिध्य में थे, उनके विचारों को जो मानते थे, वही त्राही करने लगे। ऐसी स्थिति में देखो, वहां पर डायरेक्टरी शासन प्रारंभ हुआ। डायरेक्टरी शासन पिछले पार्ट में हमने ये बताया था। डायरेक्टरी शासन, इसके अंतर्गत क्या था, सम्राट की जो शक्तियां थी उनको 5 व्यक्तियों में विभाजित कर दिया गया। ये है कार्यपालिका। पहले कार्यपालिका एक अकेला सम्राट होता था। डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत 5 व्यक्ति मिलकर सम्राट का काम कर रहे हैं। इनके अधीन राज्यों में काम कर रही विधान परिषद, यहां कन्वेंशन जो है ये कार्य कर रही है विधायिका का, ये कार्यपालिका, ये है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग काम कर रही है, न्यायपालिका। देखो, सब डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत सम्राट की शक्तियों को समाप्त किया गया जो एक व्यक्ति में निहित थी। कार्यपालिका की जो शक्ति एक व्यक्ति में निहित थी, समाप्त किया गया। इस कार्य को 5 व्यक्तियों में बांट दिया गया। यही डायरेक्टरी का शासन था। लेकिन इनके अंतर्गत छोटे राज्यों में जो विधान परिषदें थी, इन विधान परिषदों की और ये डायरेक्टरी की, इनकी आपस में नहीं बनती थी और आपस में नहीं बनने के कारण इन्हीं विधान परिषदों में से एक व्यक्ति निकल के आया लीडर के रूप में, और इसी व्यक्ति का जो नाम था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। जब इन्होंने देख लिया कि खींचतान चल रही है इधर, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने देख लिया कि डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत डायरेक्टरी में और विधान परिषदों में खींचतान चल रही है, शासन ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो रहा है। उसी समय उसने अपनी शक्तियों को संग्रहित किया और संग्रहित करने के बाद में सत्ता अपने हाथ में ले ली। और ये जो व्यक्ति था, इसने 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, फ्रांस का सम्राट बन गया ये। और इसके बाद में इसने 2 महत्वपूर्ण निर्णय निकाले। निजी संपत्ति की सुरक्षा, इससे पहले तो ये था कि जिस व्यक्ति के पास में जो संपत्ति हुआ करती थी वो राजा की, सम्राट की मानी जाती थी, लेकिन अब जो व्यक्ति संपत्ति धारक है वही संपत्ति का मालिक माना जाएगा। ये नया नियम निकाल दिया इसने। इसके साथ साथ में उसने दशमलव आधारित माप तोल पद्धति लागू की। देखिए, दशमलव आधारित क्या, पहले तो राउंड फिगर में माप तोल किया जाता था, जैसे 1 लीटर
या 2 लीटर, 1 किलो या 2 किलो। अब दशमलव आधारित जैसे 1.5 किलो या 1.5 लीटर, इस प्रकार से जो दशमलव आधारित मापन प्रणाली है ये नेपोलियन के काल में हुई और फिर उसके बाद में पूरी सैनिक शक्ति को अपने साथ में लेकर नेपोलियन जो था वो यूरोप विजय के लिए निकला और उसने पूरी सेना को अपने साथ में लिया, पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। जो लोग अब तक नेपोलियन को अपना भाग्य विधाता मानते थे, अब उनको ये लगने लगा कि ये व्यक्ति गलत हमारे यहाँ आ गया, क्योंकि प्रारंभ से ही उसने जो भी कुछ किया वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि अपना वजूद पाने के लिए उसने वो किया, जिससे फ्रांस की जो जनता है वो फिर से परेशान हो गई। और इसका जो अंत हुआ वो 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ, उस वाटरलू के युद्ध में उसकी हार के बाद में नेपोलियन का अंत हुआ और फिर फ्रांस जो है वापस से एकजुट होने की कोशिश करने लगा। धन्यवाद। ये आपका पाठ हो गया कंप्लीट, लेसन 1।